अगला सवाल है हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। एक व्यापारी हीरे को एक अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में तोड़ देता है। यदि हीरे का आरंभिक मूल्य 2 लाख रुपए था तो उसे कितने रुपए की हानि हुई। आप वीडियो को पॉज करके फटाफट करिए इसको। बिल्कुल आसान सवाल है भाई, बिल्कुल आसान है। देखिए सवाल में दिया एक व्यापारी हीरे को 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में तोड़ लेता है। यदि हीरे का आरंभिक मूल्य 2 लाख रुपए था तो उसे कितने रुपए की हानि हुई। देखो हीरा टूटने के बाद 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में, मतलब हीरे के 4 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा 1 ग्राम, दूसरा टुकड़ा 2 ग्राम का है, तीसरा टुकड़ा 3 ग्राम का है और चौथा टुकड़ा 4 ग्राम का है। तो बताइए जब ये टूटा नहीं था तो 4 3 7 और 2 9 और 1 10 ग्राम का था या नहीं। जब हीरा टूट गया, टूटने के बाद उसके 4 टुकड़े हुए और चारों टुकड़ों का वजन है 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम और 4 ग्राम। जब हीरा टूटा नहीं होगा तो 4 3 7 और 8 9 और 1 10 ग्राम उसका वजन था कि नहीं था। समझ में आ रही है बात। अब यदि पहले 10 ग्राम वजन था तो उसका जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, मतलब उसके भार का स्क्वायर करेंगे तो मूल्य आएगा। तो भार का स्क्वायर क्या होगा, 10 का स्क्वायर 100 रुपए हो गया। तो उसका आरंभिक मूल्य क्या था, 100 रुपए क्या था भाई उसका आरंभिक मूल्य। ये अनुपात में है, आरंभिक मूल्य कितना था 100 रुपए। ठीक है भाई। अब ये जो 1 ग्राम का टुकड़ा है इसका मूल्य क्या होगा, इसके वर्ग के समानुपाती। एक का वर्ग क्या होगा, 1 ही होगा। 2 ग्राम के टुकड़े का मूल्य क्या होगा, इसका वर्ग 2 दूनी 4। 3 ग्राम के टुकड़े का मूल्य क्या होगा, 3 3 9 और 4 ग्राम के टुकड़े का मूल्य क्या होगा, 4 4 हो गए 16। तो 16 और 10 26 और 4 30 हो गए। कितना हो गया भाई 30। मतलब अब यदि देखें तो ये चारों टुकड़े मिलाकर 30 रुपए के ही हैं। दोबारा देखो, हीरा 1 2 3 और 4 के अनुपात में टूट गया। ठीक है भाई। तो जब हीरा टूटने का मतलब हुआ कि ये 1 ग्राम का टुकड़ा है, ये 2 ग्राम का टुकड़ा है, ये 3 ग्राम का टुकड़ा है और ये 4 ग्राम का टुकड़ा है। तो जब ये हीरा टूटा नहीं था तो 4 3 7 और 2 9 1 10 ग्राम का था नहीं था। और जो हीरे का मूल्य है उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, मतलब उसके वजन का स्क्वायर करोगे तो मूल्य आएगा। तो पहले भार था 10 तो मूल्य कितना हो गया 100। इसका भार है 1 ग्राम, ये भार है 1 ग्राम है
मूल्य क्या होगा, बार के वर्ग, एक का स्क्वायर एक, यहाँ बार कितना है 2, बार का वर्ग करेंगे मूल्य 4, बार कितना है 3, 3 का वर्ग करेंगे 9, मूल्य 9 रुपए, चौथे टुकड़े का बार कितना है 4, 4 4 16, टोटल हो गए 30 रुपए। यदि आरंभ में मूल्य 100 रुपए था तो कितना हो गया 30, तो मतलब उसे हानि होगी कि लाभ होगा, निश्चित रूप से हानि होगी। पहले 100 रुपए का टुकड़ा था हीरे का, अब कितने का हो गया 30 का, तो उसे हानि कितने की हुई 70 रुपए की। अब देखो सवाल में मैं ये भी दे सकता है कि आरंभिक हीरे के टुकड़े का मूल्य क्या था, ये भी दे सकता है उसे कितने रुपए की हानि हुई। तो उसने हमें क्या दिया है, आरंभिक मूल्य दिया है 2 लाख और आरंभिक मूल्य हमारे पास कितना है 100, इसका मतलब उसने 100 का मान कितना दिया है 2 लाख। 100 का मान यदि 2 लाख है तो 70 का मान क्या होगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 7 दूनी 14, 3 जीरो है 1 जीरो है, तो उसे कितने की हानि हुई 1,40,000 रुपए की। कितने की हानि हुई 1,40,000 रुपए की, नोट कर लीजिए। देखो अगले सवाल में उसने क्या दे दिया, अगले सवाल में उसने हानि दे दी और आरंभिक मूल्य पूछ लिया। हीरे का मूल्य उसके बार के वर्ग के समानुपाती है, एक व्यापारी हीरे को 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में तोड़ लेता है, जिससे व्यापारी को 18,800 रुपए का की हानि होती है। टूटने से पहले हीरे का मूल्य क्या था, टूटने से पहले हीरे का मूल्य क्या था। टूटने से पहले हीरे का मूल्य क्या था, देखिए भाई टूट गया तो 3 4 और 5 इसमें टूट गया, तो जब नहीं टूटा था तो 5 और 4 और 3 12 ग्राम का था, तो जब हीरा 12 ग्राम का था तो उसका मूल्य कितना था 144 बार के वर्ग के समानुपाती। इसका मूल्य था 9 रुपए, इसका मूल्य था 16 रुपए, इसका मूल्य था 25 रुपए। समझ गए भाई, तो 4 और 5 11 और 9 20, असल ये 2 2 4 और 1 5, ठीक है भाई। 50 रुपए तीनों टुकड़ों का मिलाकर वर्तमान मूल्य है। आरंभिक मूल्य कितना था 144 12 144 बार के वर्ग के समानुपाती, और अब तीनों टुकड़ों का मूल्य कितना है 50 रुपए, तो उसे कितने की हानि हुई 94 रुपए की। सवाल कहता है उसे 94 रुपए की हानि नहीं हुई, उसे हानि कितने की हुई है 18,800 रुपए की। तो 94 का मान 18,800 है, तो आरंभिक मूल्य 144 को था, 144 का मान क्या होगा, ये 2 बार कटेगा 94 दूनी 188 और 4 दूनी 8 14 दूनी 28। तो टूटने से पहले हीरे का मूल्य था 28,800, टूटने से पहले हीरे का मूल्य था 28,800। क्वेश्चन नंबर 84 हो गए। तो
के स्क्वायर से तो ये कट ही जाएगा, तो आंसर आएगा 9:4:16। आंसर आ जाएगा 9:4:16। ये पूरा मत करना, के की वैल्यू मत निकालना। जब भी ऐसे सवाल में अनुपात पूछे तो केवल के से ही हल कर लेंगे, के की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। नोट करिए फटाफट। अगला सवाल है 85। तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही जोड़ देना। कितना हो गया? 18 के 2 का भाग लगेगा, 9 के बचेगा। ठीक है भाई साहब, मेहनत तो करनी पड़ेगी, एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए तो छोटी छोटी चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी हमें। यदि ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है तो जब ए बराबर 3 होता है तो बी बराबर 2 होता है। तो जब ए बराबर 8/9 होगा तो बी का मान क्या होगा? देखिए भाई, कोशिश करते हैं। ए बराबर है बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब बी का क्यूब करो और उसका व्युत्क्रमानुपाती होता तो ऐसे लिखते हैं, ए अनुक्रमानुपाती बी क्यूब और व्युत्क्रमानुपाती होता है तो 1 में लगा देते हैं, ये ऐसे होगा। ए अनुक्रमानुपाती है तो ये व्युत्क्रम 1 में लिख दे तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। ये साइन ये देता है, व्युत्क्रमानुपाती का भी समानुपाती का भी व्युत्क्रमानुपाती में बटा में लिख देते हैं, अनुक्रमानुपाती में ऊपर लिख देते हैं। ठीक है भाई, तो आपको ध्यान हो में ए बराबर इसको लिख सकते हैं, इसकी जगह कांस्टेंट वैल्यू रख देते हैं के। ठीक है, और बटा में बी क्यूब, समझ में आ रही है बात? अब इसको ऊपर भेजें। अच्छा, जिन बच्चों के मैथ्स रही है वो बच्चे क्या करेंगे, अब यहाँ से ए और बी का मान रखे के की वैल्यू निकाल लेंगे और वही के की वैल्यू आगे उस सवाल में करके बताता हूँ एक बार। तो के बराबर आएगा ए बी क्यूब, अब वो ए का मान रखेंगे यहाँ 3, बी क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, तो के का मान हमारे पास आ गया 24। ठीक है भाई, अब वो यही चीज यहाँ पुट करेंगे कि ए बराबर के बटा में बी क्यूब, ये रिलेशन तो मिल ही गया था हमें। अब वो रखेंगे ए यदि 8/9 होगा तो यहाँ के की वैल्यू रख देंगे 24 और बी क्यूब, ये तो हमें पूछ रहा है भाई, बी का मान तुम्हारे पास है ही नहीं तो बी क्यूब भी लिखेंगे यहाँ। तो 8 की 24, बी क्यूब ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 9 की 27, तो बी क्यूब 27 है तो बी का मान कितना होगा 3, तो 3 3 9 3 27। समझ में आ रही है बात? तो ये तो बेसिक तरीका जो हम जनरली करते हैं। जिन बच्चों की मैथमेटिक्स होगी उनको ये समझ में भी अच्छे तरीके से आ रहा होगा। मैं दोबारा बताता हूँ भाई, ए अनुक्रमानुपाती का इसमें लिखते हैं, व्युत्क्रमानुपाती है तो बटा में लिख देते
हैं ना, तो इसको लिखते हैं बराबर और एक कांस्टेंट के। अब के का मान निकालेंगे तो ऊपर चला जाएगा ये, तो ए और बी के जो पहले वैल्यू दी हुई है उससे हम के की वैल्यू निकाल लेंगे 24, और यही रिलेशन तो है ए और बी में। तो अब यहाँ पर ए की वैल्यू यदि 8/9 होगी तो बी का मान क्या होगा, के का मान हम 24 रख देंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां से के का मान ये आया और यहां से भी के का मान यही तो आएगा, दोनों जैसे के का मान समान ही तो आएगा भाई। तो हम इसको सीधा ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ए का मान रखेंगे, ए का मान कितना है भाई 3, बी क्यूब 2 का मान, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, बराबर, देखो ये भी के है ये भी के है तो दोनों आपस में बराबर होंगे, तो इनका एलएचएस आरएचएस भी बराबर होगा। तो यहाँ ए बी क्यूब और यहाँ ए और ये बी क्यूब, बी कितना है भाई, बी तो निकालना है हमें बी, तो ये बी का मान, बी क्यूब का मान आ जाएगा 27 और बी का मान आ जाएगा 3। केवल इतना सा है, एक बार यदि हमें ये पता चल जाए इनका रिलेशन क्या है तो अब के को भूल जाओ। अब तो क्या लिखो, एक तरफ तो लिख लो जो वैल्यू हमने ऊपर दी हुई है, और दूसरी तरफ एक वैल्यू देगा, एक पूछेगा उसकी जगह बी लिख दो। ए का मान पूछता है यही लिख देते, फिर बी की वैल्यू हमें देता है जब सवाल में हो। समझ में आ रही बात, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के ही राइट में क्या आ रहा है, तो के का मान बराबर है तो इनका मान भी तो बराबर ही होगा आपस में। तो हम ये कह सकते हैं यहां से ए बी क्यूब बराबर होगा ए बी क्यूब, ये लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही के का मान है। अब एक बार तो ए और बी का मान पहले वाले रख देंगे और एक बार ए और बी का मान बाद वाले रख देंगे। ठीक है भाई, अब बढ़िया सवाल था ये। जिन बच्चों के मैथमेटिक्स नहीं थी भाई इसको दोबारा एक बार रिवाइंड करके देख लेना, समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई कठिन सवाल भी नहीं है। ए बी के वर्ग के समानुपाती और सी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। जब a बराबर 2 b बराबर 1 होता है हो तो c बराबर 4 होता है। यदि a बराबर 3 तथा b बराबर 2 होगा तो c का मान क्या होगा, करिए देखिए फटाफट। ऐसे सवाल आते हैं हर फिलहाल में से 17 मेंस में ऐसा सवाल आया था। देखिए भाई, ए बी के वर्ग के समानुपाती है, तो ये समानुपाती है बी के वर्ग के, तो बी का वर्ग क्या हो गया बी स्क्वायर। ए बी के वर्ग के समानुपाती है तो ए समानुपाती का चिन्ह लगा दिया, बी का वर्ग कर दिया। ठीक है भाई, और इसने कहा सी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। अब बताइए जो व्युत्क्रमानुपाती है बटा में आएगा कि नहीं आएगा, तो c क्या हो जाएगा भाई 1/√c, क्योंकि इसने बोला c के वर्गमूल के, तो 1/√c। तो आपको पता है ये अनुक्रमानुपाती है तो ये तो b² बटा में आ जाएगा और ये √c कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो ये रिलेशन मिल गया हमें a b और c का।
देखो बी तो आ जाएगा नीचे बी स्क्वायर और रूट सी चला जाएगा ऊपर, तो ये रिलेशन मिल गया हमें। और इसी के बराबर यही रिलेशन, तो ये दोनों जगह के का मान ही आएगा ये। अब रख देंगे ए का मान पहले कितने था, तो सी का मान कितना होता था, सी का मान होता था 4 और रूट सी लिखेंगे तो 2 ही आ जाएगा भाई साहब। ए का मान जब 2 होता था तो सी का मान 4 होता था, लेकिन रूट सी लिखना है तो रूट सी क्या होगा 2, 4 का रूट 2 ही होगा। और बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर 1 ही होता है भाई। अब ए का मान कितना है 3, सी का मान पूछ रहा है तो रूट सी का मान तो हमारे पास है ही नहीं, और बी का मान कितना है 2, तो बी स्क्वायर नीचे लिखना है 2 दूनी 4। बात समझ में आ रही है। बी का स्क्वायर कितना होगा 2 दूनी 4। अब इसको ऊपर देंगे तो ये 4 दूनी 8 दूनी 16 और ये बटा में 3, ये रूट सी का मान है, रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा भाई। तो सी का मान क्या जाएगा 16 16 256 बटा में 3 दिया। क्वेश्चन नंबर 87 करने से पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, क्या यदि दो संख्याओं का अनुपात है 7:12, ठीक है, और दो संख्याएं हैं 14:24, तो यदि जब हम इनको काटेंगे तो ये बनेगा 7:12 और इनको काटेंगे तो ये भी क्या बनेगा 7:12। या हम ये कहें देखो 5:15 दिया है और एक दिया है 7:21, इसको काटे तो हमें मिलता है 1:5, 1:3 और इसको काटे तो भी हमें मिलता है 1:3। तो जब इन दोनों का अनुपात समान है तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो अनुपात हैं ये समानुपात में, मतलब 5:15, इन 5 और 15 का जो रिलेशन है वही रिलेशन 7 और 21 का भी है। तो इसे कहा जाता है क्या, समानुपात। क्या कहा जाता है, समानुपात। जब दो संख्याओं का अनुपात समान हो, जब दो संख्याओं का अनुपात इन दो का सेम है, अनुपात रिलेशन सेम है, तो इसे क्या कहा जाता है, समानुपात कहा जाता है। समझ में आ रही है बात। इसको लेकर एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा, देखिए एग्जाम में प्रश्न आएगा जैसे 2:25 समानुपात 12:x में x का मान ज्ञात करिए। तो इससे पहले आप ये समझिए, यदि हमें दिया है a/b समानुपात c/d, यदि ऐसा हमें दिया है तो हम a/b को लिख सकते हैं a/b, और अनुपात है मतलब इन दोनों का जो रिलेशन है वही रिलेशन इन दोनों का है, तो बीच में क्या लगा देंगे बराबर, क्योंकि दोनों का रिलेशन बराबर है। c/d, अगर ये समानुपात में है तो a/b जो है वही c/d भी है, क्योंकि हमने पढ़ा था a/b जो है वही ये भी है, तो इसलिए तो समानुपात लिखा हुआ, नहीं तो लिखा हुआ ही नहीं होता। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इनको वज्र गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा AD = BC। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ बाह्य पदों का गुणा आंतरिक पदों के गुणा के बराबर है। AD बराबर है BC के, बाह्य पदों का गुणा आंतरिक पदों के गुणा के बराबर है। तो हम यहाँ रिलेशन क्या कह सकते हैं कि बाह्य पदों का गुणा बराबर होता है आंतरिक पदों का गुणा। ये चाहे तो आप ये रिलेशन लिख सकते हैं। बाकी जब जाहिर सी बात है भाई, 2/25 12/x लिखेंगे तो आपस में वजन गुणा होंगे, तो ये दोनों गुणा हो जाएंगे, ये दोनों गुणा हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात। चाहो तो आप इस बात को नोट कर सकते हो, आगे 1-2 सवाल इन्हीं पर बेस सवाल है ना। तो क्वेश्चन नंबर 87 लिखता हूँ मैं।
विधि 1.2 अनुपात 3.9 समानुपात 2 अनुपात x। तो x का मान ज्ञात करें। तो आपको पता है भाई बाह्य पदों का गुणा आंतरिक पदों के गुणा के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे 1.2, ये बाह्य पद है, ये भी बाह्य पद है, गुणा x बराबर 3.9 और गुणा में दूसरा आंतरिक पद क्या है 2। समझ रहे हैं बात को? पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, या आप ऐसे कहें पॉइंट उठाया बटा में 10, या पॉइंट उठाया बटा में 10, 10 से 10 कट गया, या पॉइंट से पॉइंट कट गया। यदि पॉइंट के बाद अंक दोनों जगह समान है तो पॉइंट से पॉइंट भी कट जाता है। लेकिन यदि यहाँ 2 अंक होते पॉइंट के बाद, यहाँ 1 ही होता तो डायरेक्ट नहीं काट पाते है ना। 2 से काटेंगे 2 6 12, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और ये 13 3 39। तो x की वैल्यू क्या आएगी भाई, 2 का भाग लग जाएगा और 13 में 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा 6.5। तो 1.2 अनुपात 3.9 समानुपात 2 अनुपात x बराबर है किसके, x के 2 अनुपात x है। तो x का मान क्या होगा, तो हम नोट कर लीजिए, x का मान होगा 6.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88। अब आगे थोड़े 10-12 सवाल बचे हैं, छोटे छोटे हैं, तो मैं थोड़ा स्पीड से करूंगा इनको, क्योंकि आपको इनमें से कई आते भी हैं। यदि AB BC x तथा C स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है, एक जैसे अनुपात में है तथा इनमें से कोई भी शून्य नहीं है, इनमें से कोई भी शून्य नहीं है। तो x की वैल्यू क्या आते करें। आसान सवाल है बिल्कुल भाई। एक जैसे अनुपात का मतलब यही है भाई, मतलब ए बी बी सी, ऐसे कहना, ऐसे नहीं कहा चलो चारों एक जैसे अनुपात में, ये कह रहा है ए बी बी सी जिस अनुपात में है, एक्स और सी स्क्वायर भी उसी अनुपात में है, ये ऐसे कहना चाह रहा है। ए बी बी सी जिस अनुपात में है, एक्स तथा सी स्क्वायर भी उसी अनुपात में, ये ऐसे कहना चाह रहा है। समझ में आ रही है बात। ए बी बी सी एक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है, तो क्या लिखेंगे, ए बी अनुपात बी सी, ए और बी का जो अनुपात है वही अनुपात है एक्स और सी स्क्वायर का, वही अनुपात है एक्स और सी स्क्वायर का। ठीक है, तो बाह्य पदों का गुणा आंतरिक पदों के गुणा के बराबर होता है। तो पहले मैं आंतरिक को गुणा कर लेता हूं भाई, इधर आंतरिक लिखो बाह्य लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे ना। बाह्य पद ए बी गुणा सी स्क्वायर, अब आप देखिए बी से तो एक बी कट गया, यहाँ सी एक बार है, यहाँ 2 बार, तो एक सी से एक सी कट जाएगा, एक सी रह जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, ए सी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी ए सी। नोट करिए फटाफट।
4, 25 तथा 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। चतुर्थानुपाती का मतलब क्या है भाई? पहला अनुपात, दूसरा, तीसरा और ये चौथा है, तो चतुर्थानुपाती निकालना है। यही सवाल एग्जाम में ऐसे आ सकता है 4:25 समानुपात 12:x। पूछेगा इसमें x के मान क्या होगा, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, दोनों एक सवाल है ना भाई। तो बाह्य पदों को गुणा करेंगे, 4x बराबर होगा 25 गुणा 12। हमें जहां तक संभव है गुणा नहीं करना चाहिए, मत करो, 25 को 12 से गुणा कर लिया, 4 से काटेंगे फिर और बड़ा गुणा हो जाएगा, तो पहले काट लिया करो ना। तो x का मान आ गया 25 थी 75। समझ में आ रही है बात? तो ये 2-3 चतुर्थानुपाती को लेकर छोटे छोटे सवाल थे। चतुर्थानुपाती में बच्चे को कोई समस्या नहीं है, बच्चे को समस्या है तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती। कारण क्या है उसका? उसमें कंफ्यूजन रहता है। देखिए, एक तो होता है मध्यानुपाती और एक होता है तृतीयानुपाती। मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती, देखो ये दोनों ही निकलते हैं किससे? A/B/C से। अब आपको मध्यानुपाती पूछे तो आपको क्या पूछ रहा है? मध्यानुपाती पूछ रहा है तो क्या पूछ रहा है? B, और तृतीयानुपाती पूछ रहा है तो क्या पूछ रहा है? C। तो हमें आ रही है बात। और ये A/B/C हम पढ़ रहे हैं शुरू से ही, ये किससे निकलते हैं? A/B समानुपात B/C। आपको ध्यान, शुरू वाले प्रश्नों में हमने ABC कैसे निकाला था भाई? AB/BC से निकाला था, तो ये इससे निकलता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब मध्यानुपाती पूछे तो B का मान पूछ रहा है, तृतीयानुपाती पूछे तो C का मान पूछ रहा है। जैसे मैं क्वेश्चन लिखते हैं, 18 अनुपात या 18/8 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। अब जैसे ही इसने बोला मध्यानुपाती ज्ञात करें, आप समझ गए कि हमें क्या पूछा है भाई? B। मतलब हमारे पास B की वैल्यू नहीं है, एक तो हमारे पास किसकी वैल्यू है? A की, एक हमारे पास किसकी वैल्यू है? C की। एक तो हमारे पास किसकी वैल्यू है? A की और एक C की। समझ में आ रही है बात? तो A का मान तो कितना हो गया? 18। भाई B की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, कितनी मान ली हमने B की वैल्यू? X। और C का मान कितना है भाई? 8। तो ये क्या बनेगा? x²। आंतरिक पदों को गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? x² बराबर 18 गुणा 8। मैं वापस कह रहा हूं, गुणा मत करो। तो क्या करो, देखो अब x क्या हो जाएगा? √18 को मैं लिख देता हूं 9 गुणा 2, 8 को मैं लिख देता हूं 2 गुणा 4। समझ में आ रही है बात? अब जो स्क्वायर फॉर्म में है उनको बाहर ले आओ। देखो 9 स्क्वायर फॉर्म में है तो 3 बाहर आ गया, 2 है, 2 दूनी 4 तो स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 स्क्वायर फॉर्म में आएगा, तो ये 2 के फॉर्म में तो बनेगी 4। और ये एक और कैसे समझ लो, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो 1 4 बाहर आ जाएगा, 2 में से 1 बाहर आएगा। देखो 9 में 3 गुणा 3 था तो 1 3 बाहर आ गया। यहाँ 2 दूनी 4, यहाँ 2 दूनी 4, 4 2 बार है, 1 बार बाहर ले लेंगे, तो आंसर कितना आएगा भाई? 12। तो ये हमारा क्या है भाई? मध्यानुपाती। मध्यानुपाती मतलब हमसे B की वैल्यू पूछ रहा है, और तृतीयानुपाती मतलब C की वैल्यू पूछ रहा है। निकलेगा इसी से, इसे B निकालो चाहे C निकालो। समझ में आ रही है बात?
एक बार एग्जाम में सवाल आ गया, एग्जाम में सवाल क्या आ गया, ए व बी का मध्यानुपाती ज्ञात करें। बच्चा कंफ्यूज हो गया, भाई बी तो दे दिया, भाई बी नहीं दिया, मैं क्या करूं, मध्यानुपाती पूछ रहा है, तो ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी में हमसे क्या पूछ रहा है, हमें मध्यानुपात पूछ रहा है, तो बी पूछ रहा है भाई, तो बी की जगह एक्स लिखेंगे। इसका मतलब है क्या मिला है, ये ए है और ये सी है, हालांकि सी की वैल्यू क्या लिखी हुई है बी, तो हम क्या करेंगे, देखो इसी में लिखेंगे ए की वैल्यू ए दी है, बी का मान हमें पूछ रहा है तो एक्स, यहाँ भी बी का मान वही रखेंगे एक्स ही, और सी का मान हमें कितना दिया है बी, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू उधर जाके रूट हो जाएगा, तो ये बनेगी रूट ए बी, एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, रूट ए बी। तो एक बार ये सवाल एग्जाम में आ गया था कि ए और बी का मध्यानुपाती क्या है। 12 और 18 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। बहुत आसान है भाई, तृतीय अनुपाती पूछ रहा है, इसका मतलब ए अनुपात बी, देखो ये तो दोनों में आएगा, चाहे मध्यानुपाती पूछे चाहे तृतीय अनुपाती पूछे। अब तृतीय अनुपाती पूछ रहा है, इसका मतलब सी पूछ रहा है हमसे, तो ए और बी दिया है हमें, ए कितना दिया 18, सॉरी फर्क पड़ेगा इससे, क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 व 18 का, तो आंसर में फर्क पड़ेगा इससे, है ना। तो ये बनेगा 12, बी का मान कितना दिया है 18, समानुपात 18 अनुपात सी का मान क्या है x, ठीक है भाई। तो अब आई पदों को गुणा करेंगे 12x हो जाएगा, आंतरिक पदों को 18 गुणा 18, ठीक है भाई। अब इसको 6 से काटे, 6 दूनी 12 और 6 ती 18, और 2 से काटे 2 नाम 18, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 ती 27। अगर आप 18 और 12 से निकाले कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, है ना, वैसे भी निकाल सकते हैं, बट्टा में आ जाएगा, निकाल सकते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं। समझो तो प्रश्न बदल दिया मैंने, है ना, प्रश्न अलग हो गया। क्यों, जब मैंने भी देखा प्रश्न में दिया 18 और 12, ये 12 और 18 मैंने उल्टा लिख दिया, उल्टा लिखने से बी की वैल्यू चेंज हो गई है ना। अगर ऐसे भी निकालेंगे तो 18 अनुपात 12 समानुपात 12 अनुपात x दिया है मैंने, तो 18x बराबर क्या हो जाएगा 12 गुना 12, तो 6 दूनी 12 6 ती 18, ये हो जाएगा 6 ती 18 6 दूनी 12, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 दूनी 8। अगर ऐसे पूछेगा तो 8 आएगा और ऐसे पूछेगा तो 27 आएगा, ठीक है भाई। 6 ती 18 6 दूनी 12, ठीक है। अब ये 3 बचा, 3 चौक 12, तो 4 दूनी 8 आ गया। अगर 18 और 12 का पूछेगा तो ये आंसर आएगा, और इसका पूछेगा तो ये आंसर आएगा, ठीक है। आंसर अलग अलग आएंगे दोनों। अगला सवाल करिए, 0.8 तथा 0.2 का तीसरा समानुपाती कौन सा है।
ज्ञात करिए फिर आप, पॉइंटों में आएगा इसका दिए भाई, पॉइंट में दिया तो वैल्यू पॉइंट में बतानी है, बटा में नहीं बतानी। यहाँ ही ऑप्शन में, चलो मैं ऑप्शन देता हूँ आपको, 0.9, 0.4, 0.032 और 0.05। बच्चों को लग रहा हो थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं, तेज नहीं पढ़ा रहे हैं भाई, इतनी स्पीड तो आप लोगों की होनी ही चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए तीसरा समानुपाती पूछा है, तो ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी में सी पूछ रहा है, तो ये होगा 0.8 अनुपात 0.2 समानुपात 0.2 अनुपात x। ठीक है भाई, अब यहां से बाह्य पदों को गुणा करेंगे, x गुणा 0.8, 0.2 गुणा में 0.2। अब देखो पॉइंट के बाद एक संख्या है, यहाँ पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो ये पॉइंट तो इस पॉइंट से कट जाएगा, पॉइंट कटेगा 0 भी कट जाएगा भाई आगे का ना। और यहाँ पॉइंट को उठाएंगे तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है तो 1 0 लग जाता है, 2 लग जाता है, 3 होती है 3 लग जाता है। ठीक है, ये हट गया यहाँ से, तो ये 2 दूनी 4 से 2 बार कट गया भाई, ये 2 दूनी 4 से 2 बार कट गया, तो ये बना x बराबर 1 बटा में 20। क्या बना भाई, x बराबर 1 बटा में 20। अब 1 में 20 का भाग देंगे, नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा देंगे भाई, तो ये 10 हो गया। अब 10 में 20 का भाग नहीं जाएगा तो एक और 0 लगा देंगे, एक और 0 लगाएंगे तो यहाँ भी 0 लग जाएगी। देखो पहले भाग नहीं गया तो पॉइंट लगाएंगे, अब जब तक भाग लेगा तब तक 0 लगाते रहेंगे ना। 1 में 20 का भाग नहीं गया तो हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, फिर ये 10 हो गया। 10 में 20 का भाग नहीं जा रहा, कट रहा है, नीचे संख्या बच रही है, इसका मतलब फिर हमने 0 लगा दिया, अब ये 100 हो गया। अब 100 में 20 का भाग देना कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो आंसर होगा 0.05। अगला एक बढ़िया सवाल है, आप सभी लोग वीडियो पॉज करके सवाल को जरूर करने की कोशिश करें। प्रश्नों की संख्या में फेरबदल हो सकती है भाई, मैं वापस करूं। यदि बी ए तथा सी का मध्यानुपाती हो, मतलब ए और सी का मध्यानुपाती है बी, तो ए माइनस बी की क्यूब अनुपात बी माइनस सी की क्यूब ज्ञात करें। देखिए हम शुरू करते हैं। इसने कहा बी ए और सी का मध्यानुपाती है, तो ए और इसको यही कहेंगे भाई, मध्यानुपाती है तो बी 2 बार आएगा ना भाई, तो बी ए और सी का मध्यानुपाती है तो आंतरिक पदों को गुणा करेंगे, बी स्क्वायर आएगा बराबर ए सी, और स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, ये हमने पहले भी पढ़ा था। मध्यानुपाती क्या होता है, रूट ए सी। समझ में आ रही है बात। अब हम क्या कर सकते हैं, b की जगह अंडर रूट ए सी रख सकते हैं। b की जगह हम क्या रख सकते हैं भाई, अंडर रूट ए सी,
और अंडर रूट ए सी को ये बोल सकते हैं रूट ए गुणा रूट सी, ऐसे बोल सकते हैं। वो हमारी सुविधा के अकॉर्डिंग हमें जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे हम बदलेंगे, ठीक है भाई। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ए की जगह तो ए रह जाएगा भाई, और बी की जगह मैं क्या लिखूंगा, रूट ए रूट सी। चाहो तो आप रूट ए सी लिख लो, एक ही बात यदि आपको समझ में आ रहा है अच्छे से तो आप रूट ए सी भी लिख सकते हो। कुछ बच्चे ज्यादा दिक्कत आती है उनको रूट देते, इसलिए मैं उनके लिए ऐसे लिख रहा हूँ भाई, है ना। फिर बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रूट ए रूट सी, और माइनस सी यहाँ पर है ही भाई, माइनस सी यहाँ पर है ही भाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो देखो 2 को हम बोल सकते हैं रूट 2 गुणा रूट 2, ठीक है। 5 को हम बोल सकते हैं रूट 5 गुणा रूट 5। कोई भी संख्या है एक्स वाई जेड, उसी संख्या पर 2 बार रूट लगाकर गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। अगर मैं कहूँ रूट 7 को रूट 7 से गुणा करें तो हमें क्या मिलने वाला है भाई, 7, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि ए को हम क्या कह सकते हैं, ए को हम कह सकते हैं रूट ए गुणा रूट ए। क्या कह सकते हैं भाई, ए को कह सकते हैं रूट ए गुणा रूट ए। तो यहाँ पर रूट ए कॉमन ले लेंगे, रूट ए क्या ले लेंगे, कॉमन। यहाँ पर क्या आ गया, इस ए की जगह आ गया रूट ए गुणा रूट ए। तो रूट ए हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, रूट ए। यहाँ रूट ए कॉमन ले लिया, क्या बचा, माइनस रूट सी, और इस पर क्यूब है। रूट में रूट ए है, इसमें हमने रूट ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ रूट ए बच गया, और यहाँ रूट ए कॉमन लिया तो क्या बच गया, रूट सी। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सी को हम क्या कर सकते हैं, रूट सी गुणा रूट सी। तो रूट सी यदि कॉमन ले लेंगे इसमें भी, तो यहाँ तो बच जाएगा रूट ए, और यहाँ बच जाएगा रूट सी। विधि विधान से कर देते हैं भाई, बड़ा कोष्टक मंझला कोष्टक, कई विद्वान बन जाएंगे, नहीं तो भाई मंझला कोष्टक नहीं लगाया था, मंझला कोष्टक नहीं जानते क्या। देखो भाई, अब हम देखें ये जो 3 पावर है दोनों पे लग जाएगी भाई, ये इस पर भी लग जाएगी और इस पर भी लग जाएगी। तो ये बनेगा रूट ए की क्यूब, केवल ये, और ये बनेगा रूट ए माइनस रूट सी की क्यूब। यहां से ये बनेगा रूट सी की क्यूब, और ये बनेगा रूट ए माइनस रूट सी की क्यूब। अब देखो ये दोनों सेम है, और आपको पता है अनुपात में अगल बगल की चीजों को हम काट सकते हैं। तो रूट ए माइनस रूट सी का क्यूब, रूट ए माइनस रूट सी का और क्यूब, दोनों तरफ है गुणा में। अरे भाई साहब, यदि 5 गुणा 3 अनुपात 4 गुणा 3 दिया तो 3 से 3 काटते हो नहीं काटते हो, तो यहाँ ये भी कट जाएंगे आपस में। अब आप एक चीज और समझिए, रूट 5 का मतलब होता है 5 की पावर 1/2, मतलब रूट का मतलब पावर 1/2, ठीक है भाई। और इस पर यदि मैं 5 पावर लगा दूं तो ये पावर गुणा हो जाएगी। हम पहले क्लास में ये बात कर चुके हैं। तो 1/2 को 5 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 5/2 भाई, 5 1 से गुणा होगा, ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली से गुणा होगी, तो 5/2 बन जाएगा भाई, ठीक है ना। तो ऐसे हम यहाँ देखें, देखो मैं ये बच्चों को समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, नहीं जो लोग जिनके मैथ्स है, जिन्होंने अच्छी तैयारी थोड़ी बहुत पहले की हुई है, वो डायरेक्ट कह सकते हैं ये रूट बनेगा बटा में 2 और ऊपर 3/2 बन जाएगा। तो ये बनेगा a की पावर 1/2 और गुणा में 3, तो ये बन जाएगा 3/2, और ये बन जाएगा c की पावर 3/2। यही सवाल का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है अनुपात
4 की पावर 3.5 अनुपात 2 की पावर 5 उतना ही है जितना डैश। तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 1:4, 4:1, 2:1 और 1:2। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ये नोट कर लिया होगा आपने। देखिए भाई, क्या इसको 2 की पावर 2, 4 को 2 की पावर 2 नहीं कह सकते भाई, और ऊपर होल पावर क्या लगेगी 3.5, और ये क्या है 2 की पावर 5। अब अभी अभी हमने बात की कि होल पावर क्या होती है, आपस में गुणा हो जाती है। देखो जब भी हमें दिया हो a की पावर x की पावर y की पावर z, तो इसे कहेंगे a की पावर एक्स वाई जेड, ठीक है। होल पावर आपस में क्या हो जाती है गुणा, लेकिन यदि लिखा है a की पावर x की पावर y की पावर z, तो इसे बिल्कुल भी a की पावर x y z नहीं कह सकते, ठीक है ना। होल पावर होती है तभी गुणा होती है, ये ऊपर से हल होता हुआ आएगा, पहले y की पावर z को हल करेंगे, फिर जितना आएगा x पर वो पावर लगा के उसको हल करेंगे, उसके बाद फिर a की पावर लगाएंगे। ये अलग बात है, ये अलग बात है, ठीक है। ये तो आप जानते हैं गुणा होता है। ये देखो क्या होता है 3 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 2 ऐसे आ गया मान लो, ठीक है भाई। तो इसका हल क्या होगा, देखो ऊपर से हल होता है ये 3 की पावर 2, पहले 3 की पावर 2 हल करो, 3 की पावर 2 क्या होगी 3 3 9, तो ये क्या बन गया 3 की पावर 2 की पावर 9। समझ में आ गई बात, 3 की पावर 2 क्या होता है 3 3 9 ही तो होता है, ये बन गया। अब 2 की पावर 9 हल करो, तो 2 की पावर 9 2 4 8 16 32 64 128 256 512, इसको हल करेंगे तो 512 आएगा, तो ये हुआ 3 की पावर 512, ये उत्तर होगा, इसका हल होगा ये। और यदि यही सवाल ऐसे होता 3 की पावर 2 की होल पावर 3 की पावर 2, तो ये क्या हो जाता, ये गुणा हो जाती 3 दूनी 6 दूनी 12, ये 3 की पावर 12 आंसर होता। तो ये अलग बात है, ये अलग बात है, ठीक है। ध्यान रखना कि बच्चे एक ही समझते हैं, उनको इसलिए मैंने बता दिया। अब ये गुणा हो जाएंगे, 2 की पावर 7 आएंगी और यहाँ 2 की पावर 5 आएंगी। 2 की पावर 7 का मतलब है कि 2 7 बार है, और इधर 2 की पावर 5 तो 2 5 बार है, तो 5 बार 2 से 5 बार 2 कट जाएगा, इधर 2 बार 2 बच जाएगा, 2 दूनी 4 अनुपात 1। ये आप सीधा भी कर सकते हैं, यहाँ 2 की पावर 5 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ 2 की पावर 5 से 5 तो कट जाएगी, 2 की पावर 2 बच जाएगी, तो 2 दूनी 4 और यहाँ 1 बच गया, तो आंसर है 4:1। 2 की पावर 1.5 अनुपात 2 की पावर 0.5 उतना ही है जितना ऑप्शन है